ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। मुझे लगता है ये स्लाइड दूसरी है थोड़ी। मैं देखती हूँ, एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगी आपको। मैम ये वाली पीडीएफ दूसरी है, पिछली बार दूसरी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने लिख रखे थे साइड में। हाँ नहीं है, मेरे पास वो भी है, लेकिन ये मेरे लैपटॉप पे कुछ अवेलेबल हो नहीं पा रहा था। मैं 10 मिनट से ढूंढ रही हूँ और पता नहीं कैसे सेटिंग चेंज हो रही हुई है। तो या तो मैं अपने आईपैड से पढ़ा दूं। आईपैड वाला स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। मैम ये वाला भी सही है, आपने एक बार पढ़ाया है, एटलीस्ट हम लोगों को तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता है आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जो एक्स्ट्रा होगा मैं वो भी बता दूंगी आपको कि कौन कौन सा और एक्स्ट्रा बना हुआ है। ठीक है, यस मैम। आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं? अक्षर दिखाई दे रहे हैं इसके? छोटे तो नहीं है? यस मैम, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, ओके। अब मेरा पेन को क्या हुआ? इसीलिए क्लासेस छोड़नी नहीं चाहिए, हैं? सब कुछ घोच-पोच हो जाता है। अब पेन नहीं चल रहा है। ठंड लग गई है मैम, पेन को भी। ठंड लग गई है। अब क्या करें बताओ, पेन नहीं चल रहा है तो मुझे मजबूरन जो है, और मैंने अपने इस पेन इंक खत्म हो गई मैम। है, एग्जाम के डर से अब सब खत्म हो गया। इसको भी सर्दी लग गई। एंजाइटी हो जाती है ना एग्जाम का सुन करके। अब इसको क्या हुआ पता नहीं। हाँ चलो, चल तो गया। हाँ ठीक है, ओके। करते हैं श्री गणेश। हाँ, तो सबको मालूम है यस मैम। कि योग सूत्र हम करने जा रहे हैं, है ना? योग सूत्र, और योग सूत्र में 195 या 196 आपके इतने सूत्र बनते हैं। जो जैसा क्वेश्चन आए वैसे आप देख लेना किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। जो लास्ट वाला है, एक जो सूत्र एक्स्ट्रा है, वो कहाँ पर है? विभूति पाद में 23वां सूत्र है, ये सबको मालूम है। तो यहाँ पर हम शुरू से करते हैं स्टार्ट। जो समाधि पाद है, क्योंकि पाद 4 हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि, समाधि से मतलब क्या होता है कि हमें सबसे पहले टारगेट दे दिया जाता है कि हमें ये चीज अचीव करनी है ना? गोल कि हमें 10th क्लास पास करनी है या एमए या जेआरएफ करना है, तब जाके हमारा कहीं पर एडमिशन होगा। तो टारगेट, सबसे पहले टारगेट क्या है? समाधि। उसके बाद इसको प्राप्त करने के लिए फिर साधन दिए जाते हैं। साधन जब देंगे तो उसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो विभूति, हमें विभूतियां मिलती हैं। और विभूतियों को अगर हम अपने जनता को दिखाने के लिए यूज नहीं करेंगे तो वही विभूतियां हमारी स्ट्रेंथ बन जाती हैं, बल बन जाता है। तो उसी से हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा सीक्वेंस है पादों का, जो योग सूत्र के पाद हैं। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर सूत्र कितने हैं। समाधि पाद में कितने हैं? 51, ठीक है। साधन पाद में 55,
विभूतिपाद में 55 या 56 आप कह सकते हो, कैवल्यपाद में 34। ठीक है, यहां तक ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद जो यूजुअली सभी ग्रंथों में, सभी दर्शनों में सबसे पहला जो एक सेंटेंस होता है, अथ योग अनुशासनम, यहाँ योग दर्शन है तो इसलिए योग लिख दिया है, और नहीं तो किसी में कुछ भी, कि चलो हम इस बात की शुरुआत करते हैं। इसके बाद योग की परिभाषा देते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है ये बताया गया है। योग क्या है, क्योंकि किस चीज को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, है ना, क्या सब शब्द आता है। तो क्या शब्द के अंतर्गत आपका क्या आया कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है योग दर्शन की। सारा का सारा योग दर्शन चित्त वृत्तियों पे ही घूमता है। चित्त की वृत्तियां, चित्त यानी कि जो हमारा अंतःकरण है उसके अंदर जो एक शब्द है चित्त, उसी के बारे में ही चर्चा है। इसकी वृत्तियां क्या होती हैं, इसके अंदर कितने कलेश होते हैं, क्योंकि अंतःकरण में सिर्फ इसी शब्द का बार बार नाम लिया गया है। मन भी आया है कहीं कहीं, लेकिन पर चित्त सबसे ज्यादा आया है। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, इसी को हम योग कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। अब जब युद्ध ये हो जाता है तो यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे बच्चों को आई थिंक सीक्वेंस सबको याद होगा कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप हमारी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाता है, हमारे रास्ता कैसे क्लियर करता है योग के मार्ग में। तो ये सब भी क्लियर हो जाएगा ना आपको। अब इसमें जो हमने 3 सूत्र देख लिए अभी तक, ठीक है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। अब हम क्योंकि एक शब्द एक एक शब्द का हम डिटेल से व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ इसका क्या करेंगे, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था और उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। 3 सूत्र अभी तक हमने पढ़े हैं। इन 3 सूत्रों में हमारे जो क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू बने हैं, वो कौन कौन से बने हैं ये हम देखेंगे। अभी इसके अंदर कम लिखे हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाई थी लैपटॉप में, इसलिए बता देती हूँ वर्बली। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, अतियोग अनुशासन से कुछ नहीं होता है। इसमें जो योगश चित्त वृत्ति निरोध है, इसमें हमेशा योग की परिभाषा के रूप में इसको लिया गया है कि योग की परिभाषा क्या है पतंजलि के अनुसार, तो वो है योगश चित्त वृत्ति निरोध। अब इसमें जो एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि शब्द जो योग शब्द है उसका अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है, जिसके अंदर आपका जीवात्मा, परमात्मा, योग कर्म सुकौशलम, समाधि, मोक्ष, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, ये पीवाईक्यू बता रही हूँ, पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में। तो इसमें आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन, हालांकि इनसे संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये परिभाषा से संबंधित है, या योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है, तो क्योंकि हम योग सूत्र कह रहे हैं तो इसीलिए इनको पहले 3 सूत्रों के अंदर ही हमने रख दिया है इस पीवाईक्यू को। तो व्यास भाष्य के अनुसार क्या है, क्या जीवात्मा परमात्मा है, योग कर्मशु कौशलम है, या समाधि है, या मोक्ष है। ठीक है ना, तो सबसे अब क्योंकि समाधि की ही बात करते हैं, कहीं संप्रज्ञात समाधि, कहीं असंप्रज्ञात समाधि, कहीं कैवल्य, कैवल्य भी एक समाधि का परिपक्व रूप है, तो इसीलिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा समाधि। ठीक है, एक और क्वेश्चन कहां से निकल के आया, चित्त से ही निकल के आया, जो कि एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन चित्त से क्या निकल के आए कि चित्त का स्वरूप क्या है, क्योंकि चित्त को हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं क्या चीज है। तो इसका स्वरूप हमसे पूछा गया था पीवाईक्यू में। स्वरूप के अंदर जो ऑप्शंस थे वो है जड़ है, चेतन है, स्वप्रकाश है, दृष्टा है, ये इसके ऑप्शंस थे। तो अब आप सोच सकते हो कि चित्त के स्वरूप में अगर एक ऑप्शन जड़, दूसरा ऑप्शन चेतन, और तीसरा ऑप्शन स्वप्रकाश, और चौथा ऑप्शन आपको अगर दृष्टा दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे, किसको ऑप्ट करोगे, जड़ को करोगे। बिल्कुल, सबने आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वैसे तो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी जिनको जहां पर गैप लगता है वो आप देख सकते हैं। जड़ क्यों दिया है, क्यों दिया है जड़, रेणुका जी?
मैम ये है ना आपका तीनों गुणों से ये है युक्त है सत्वरजतम। मैम और प्रकृति बताइए बताइए। चलिए, लेट हो रहा है तो हम ही बता देते हैं कि आप एक जड़ देखिए और इन तीनों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखिए क्या है। चेतन, स्वप्रकाश और दृष्टा, ये तीनों के तीनों ही आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों के तीनों, क्योंकि आत्मा ही चेतन होता है, आत्मा ही स्वप्रकाश होता है और दृष्टा भी आत्मा ही होता है। लेकिन यहां पर आपका जो जड़ है, मेरा पेन भी जड़ हो गया है। इसके अंदर से आत्मा निकल गई है। तो जड़ जो है किस में आता है? प्रकृति में आता है। ठीक है, देख लिया। और प्रकृति के अंदर ही चित्त, क्योंकि सबसे पहले क्या था, चित्त किसके अंदर बनता है? प्रकृति होती है, पुरुष होता है? प्रकृति का पार्ट है कि पुरुष का पार्ट है चित्त? बताइए जरा, जल्दी से मैसेज कीजिए। प्रकृति का पार्ट होगा मैम। हाँ जी, पार्ट है। प्रकृति का पार्ट है। तो प्रकृति को क्या बोला गया है? जड़ बोला गया है। आत्मा के चेतन है, स्वप्रकाश है, दृष्टा है। इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है अगर इस तरह का कोई ऑप्शन या क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, क्योंकि ये सब आत्मा के पार्ट है और जड़ जो है वो प्रकृति का पार्ट है। इसीलिए चित्त को क्या कहा गया है? जड़। चित्त का स्वरूप क्या हो गया? जड़। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चित्त के अंदर शामिल क्या क्या है? एक दूसरा भी PYQ बना हुआ है। चित्त के अंदर क्या क्या शामिल है? क्या शामिल है? आप क्या बताएंगे? अंतःकरण के सारे पार्ट बता दो। मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार। तो चित्त भी होगा फिर बिना में, मन, हाँ, बुद्धि, चित्त भी होगा। अहंकार, वो चित्त। आपका डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या है। ठीक है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण या क्या क्या शामिल नहीं है, ऐसा कुछ करके आप अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं कुछ भी। ये भी हो सकता है मैम कि चित्त का तो वो चित्त जो है वो संस्कृत वर्ड मीनिंग है और उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो मन भी हो सकता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल मन भी हो सकता है, क्योंकि ये अंतःकरण का पार्ट है। वही ना, डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, यही डिपेंड करता है बस। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था। फिर आपका एक और बना हुआ था, जैसे कथन नंबर 1 कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है, यानी कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा कथन आपका हो गया कि सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि है। तो इसमें आपका सारा चित्त वृत्ति आ रही है ना, यानी कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, चित्त वृत्ति के ऊपर कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए आपके? कथन नंबर 1 चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, और कथन नंबर 2 कि सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति को ही निर्बीज समाधि कहा है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो उसमें जो आपके ऑप्शंस होंगे ना कि भाई एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो आपके ये दोनों ही ऑप्शंस सही जा रहे हैं। फिर एक चित्त की वृत्ति में क्या आता है? चित्त भूमिया। क्योंकि अब आपकी जो चौथा सूत्र आ जाता है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि जो वृत्तियों के समरूप ही अन्य समय में दिखाई पड़ता है। अब इसको किस रेफरेंस में कहा था? यहां कहा था कि जिसकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है ना, अब वो क्या हो गया? समाधि काल हो गया, क्योंकि समाधि काल में ही तो वो ध्यान लगा करके समाधि में बैठेगा ना। लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है कि 2 घंटे बैठा है, 4 घंटे बैठा है, 6 घंटे बैठा है, उसके आगे घंटे तो 24 होते हैं ना दिन भर में। तो बाकी समय में क्या करेगा? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वो अपनी दूसरी वृत्तियों के समरूप दिखाई पड़ता है। तो एक तो मतलब हो गया ये, और दूसरा मतलब क्या हुआ इसका? एक अर्थ हम ये निकाल लेते हैं, दूसरा अर्थ हम ये निकाल लेते हैं कि एक तो हो गया वो योगी जो कि हमेशा समाधि या ध्यान साधना में या अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। लेकिन जो अन्य लोग होते हैं, हमारे जैसे साधारण लोग होते हैं, वो अपनी वृत्तियों के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं।
यानी कि कोई अगर आदमी है वो क्रोधी व्यक्तित्व का है, तो वो हमेशा छोटी छोटी बात पे क्रोध करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि क्रोधी है भाई बहुत, उसको जो जरा सोच समझ के बोलना उससे। कोई लड़ाका है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई कैसा है, तो सबकी अपनी अपनी वृत्तियां होती हैं, तो वो बाकी अपनी वृत्तियों से जाने जाते हैं। तो अब इसी वृत्ति के अंदर से क्वेश्चन जो निकल करके आता है वो आता है कि चित्त की भूमिया, मतलब स्वभाव हो गया ना भूमिया, तो वो चित्त जो है ना कितने स्वभाव वाला है, कितनी भूमियों वाला है। तो 5 भूमियां बताई हैं महर्षि व्यास ने, 5 भूमियां, ठीक है। उन 5 भूमियों का आमतौर पर क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रम क्या है, आप मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करें मैं, ताकि तो मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, मूढ़, विक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध। हाँ, ये आपके चित्त की भूमियां हो गई, ठीक है। और यही क्रम है इनका, क्रम में गड़बड़ मत करना। कुछ कुछ बुक्स में क्रम जो है वो गलत लिखा हुआ है, और अच्छी खासी रिनाउंड बुक है तो उनमें गलत लिखा है, लेकिन सही सीक्वेंस ये है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में एक तो आ गया क्वेश्चन ये वाला आपका क्रम बनाने के लिए, एक आ जाता है कि इन्हीं के अंदर, जैसे ये है, ये तो क्रम में व्यवस्थित करो। एक आ जाता है कि इन निमन में से चित्त की भूमियों को छांटिए, या इनमें से कौन कौन सी चित्त की भूमियां हैं, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर मिक्सिंग कर देंगे, आपके कोई कलेश डाल देगा, कोई और किसी तरह की वृत्ति डाल देगा, तो वो भी डाल सकते हैं बीच बीच में, और आपको इनमें से छांटना है चित्त की भूमियां, ठीक है। एक तो ये याद करना है और क्रम से याद करना है। दूसरा किस तरह का आपका क्वेश्चन बन सकता है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन जो बना हुआ था कि विकल्प चुनिए, मतलब कौन कौन सी चित्त की भूमियां है, तो एक विकल्प नाम का भी एक डाला हुआ था। तो आमतौर पर बच्चे इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी विकल्प भी इसी में होगा, वृत्तियों में ही होगा, लेकिन ऐसा भूमियों में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। और दूसरे प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है कि चित्त के निमन चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये आपका हो गया क्रम। तीसरा जो है वो क्या हो सकता है कि चित्त की भूमियां, इनके जो स्वभाव है ना, क्षिप्त का क्या स्वभाव है, मूढ़ का क्या है, विक्षिप्त का क्या है, एकाग्र का क्या है, और निरुद्ध का क्या है। आई होप वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। क्षिप्त क्या है? सत्वरजतम। कौन बोले? क्षिप्त में रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है, सत्वगुण बहुत कम होता है। आपको अगर प्रधानता के हिसाब से पूछा जाए, प्रधानता के हिसाब से, तो कैसे बताएंगे? प्रधान जो होता है इसमें रजगुण प्रधान होता है, रज प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें सत्व और तम ये गुण होता है, सत्व और तम ये गुण होता है। कैसे रज प्रधान होता है? क्षिप्त, क्षिप्त मतलब बिखरा हुआ, जहां पर भी जो भी जा रहा है वो वहीं पर ही मन लगा लेता है, यानी कि वो भटक जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाने में मजा आ रहा है, मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट में, शॉपिंग में, आपका खाने में, आपकी और किसी चीज में, सब में ही उसका मन वो लगा लेता है, यानी कि रजोगुण प्रवृत्ति का है, बहुत चंचल प्रवृत्ति का है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ सात्विक गुण ही चाहिए उसको, या तामसिक चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मूड में क्या होता है? मूड में मूढ़ तमोगुण प्रधान तमोगुण होगा। प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान हो गया, ठीक है। बाकी इसके गुण हो गए। विक्षिप्त, अब देखिए ये क्षिप्त था, क्षिप्त में से अब वी हटा दिया, मतलब जो बाहर भाग रहा था ना ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो सिर्फ एकाग्र टाइप का, यानी कि उसमें सतोगुण प्रधान होता है। सत्वगुण। सतोगुण की प्रधानता भी शुरू होती है, ठीक है, स्टार्टिंग, इसका आरंभ है, इसको दिशा मिल चुकी है यहाँ पर कि इस दिशा में उसको आगे बढ़ना है, तो वो अपने सतोगुण को बढ़ाता जा रहा है। एकाग्र में उसने अपने सतोगुण को बढ़ा लिया है, सतोगुण अब यहाँ पर पूरा प्रधान हो गया है, ठीक है। एकाग्र, पूर्ण सत्वावस्था, बिल्कुल प्राची जी। निरुद्ध में तो ये तीनों ही गुण नहीं रहते फिर, क्योंकि गुणातीत हो जाता है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, वो हर सिचुएशन में
स्टेबल रहता है, तो उसको निरुद्ध अवस्था बोलते हैं। तो ये आपके इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। और अब आप देख भी रहे होगे 2017 से लेकर के आज तक जिस तरह से क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो बहुत अलग तरीके से हो रहे हैं। आपको और गहरा 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 उतारते जा रहे हैं योग में एग्जामिनर। ठीक है, तो मैम जो जून में एग्जाम हुआ था, क्षिप्त का आया था जून वाले एग्जाम में जो ऑफलाइन हुआ था। ओके, तो ये आपका हो गया, क्लियर है ना, चित्त की भूमिया। एक मैम बताएंगे, थोड़ा डाउट थोड़ा है। हाँ जी बताइए। और मूड अवस्था में तो तमोगुण रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, लेकिन रजोगुण में क्या उसको बोलेंगे कंपेयर, रजोगुण सतोगुण ऐसा बराबर मात्रा में समझेंगे क्या? ऐसा गौड़ रहेगा पर बहुत कम मात्रा में। हाँ, रहेंगे। ऐसा तो कोई चीज ही नहीं है कि तीनों गुण उसमें ना हो, तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन वो मामूली होते हैं और ये प्रधान होता है, मतलब अक्सर ये उभरा हुआ रहता है। तो उसको जब अक्सर कोई चीज होती है तो उसको हम प्रधान बोलते हैं और बाकी चीज को गौण बोलते हैं। ठीक है, तो आपके चित्त की वृत्तियां जो हैं वो हो चुकी हैं, चित्त की भूमियां हो चुकी हैं, और चित्त की भूमियों में भी आगे आप देखेंगे कि भूमि हो गई आपकी करीब करीब। फिर मैम जी जी, ये निरुद्ध में कोई भी गुण नहीं रहेगा क्या? नहीं, निरुद्ध में कोई गुण नहीं रहेगा। निरुद्ध मतलब निरुद्ध। ये निर्बीज समाधि के करीब हो गया, कैवल्य के करीब हो गया, सब कुछ निरुद्ध हो गया उसका। मैम एकाग्रता में सतगुण प्रधान रहेगा ना? हाँ जी, मतलब एकाग्रता पूरी में, तरह से? हाँ पूरी तरह से ये एकदम लबालब भरा है, और इसमें ये भरता जा रहा है। अभी घड़ा खाली है लेकिन इसमें पानी अभी भरा जा रहा है विक्षिप्त में। ठीक है, एकाग्र अवस्था से मैम संप्रज्ञात समाधि स्टार्ट हो जाती है ना? हाँ जी, हाँ जी, एकाग्र अवस्था में आते हाँ, आते, इनको और अगर निरुद्ध में समाधि के, हाँ असंप्रज्ञात। हाँ, इनको अगर यस समाधि के रूप में अगर आप कहेंगे तो ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, संप्रज्ञात की, और ये असंप्रज्ञात समाधि की, अगर आप समाधि के रूप में इनको थोड़ा सा समझना चाहो तो। मैम निरुद्ध अवस्था, जो निरुद्ध अवस्था होती है उसमें मीन्स कोई गुण प्रधान नहीं होगा, सारे इक्वल इक्वल होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सम अवस्था में आप कह सकते हो, साम्य अवस्था में आ जाएगा। मैम इसी में क्वेश्चन कहीं आया था, धर्म में एक समाधि ऐसे कुछ ऑप्शन आया था, वो क्या है? धर्म में आएगा ना अशोक जी, तब कैवल्य में जब धर्म में आएगा तब धर्म में बताएंगे। हाँ, अभी क्योंकि सूत्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो उसमें से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, कैसे क्या है, तो वो चीज चलेगी। जब अभी टाइम ही नहीं है एक्चुअली आप लोगों के पास, नहीं तो पूरे PYQs भी डिस्कस करते तो उसके अंदर कंपैरिजन कर सकते थे हम चीजों का। नहीं मैम, आप अच्छा करा रहे हो, बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू रखिए। तो आपका ये हो गया है 4 सूत्र तक। हाँ, अब देखिए चित्त को हमने डिस्कस किया अभी तक, और शुरू में हमने क्या देखा था सूत्र में, चित्त वृत्ति निरोधा, जो दूसरा सूत्र था ना, चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त को डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका नेक्स्ट आता है वृत्ति। वृत्ति की बात करते हैं, तो वृत्ति का मतलब क्या होता है, मोटे तौर पर विचार, है ना, जो भी हम विचार करते हैं या जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब वृत्ति सारूप्य मित्रत्र थोड़ा सा ही बता चुके हैं वृत्ति के बारे में। पांचवें में कह रहे हैं कि वृत्तय पंचत्य, वृत्ति 5 प्रकार की इन्होंने बताई है। वैसे तो वृत्तियां बहुत प्रकार की हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5 नामों में उसको समेट दिया है। तो वृत्तय पंचत्य, कलिष्ठा और अकलिष्ठा, जो कि कलिष्ठ भी होती हैं और अकलिष्ठ भी होती हैं वृत्तियां। ठीक है, 5 प्रकार की। और ये कलिष्ठ मतलब कष्ट देने वाली, और अकलिष्ठ मतलब जो कष्ट ना दे, वो वाली वृत्ति। कष्ट देने वाली कौन सी होती है, जो कि हम कबाड़े करते हैं ना, जो खराब काम करते हैं, जिसकी टेंशन हमारे पास वापस आ जाती है वो। और जो हम अच्छे काम करते हैं, जिनकी दुआएं हमारे पास आती हैं और हमारा मन शांत होता है जिससे, उसको हम अकलिष्ठ वृत्ति कहते हैं। ठीक है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ हो गई, 2 प्रकार की हो गई। चित्त वृत्तियों के कितने भेद है, 2 प्रकार के भेद है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ। तो इसके अंदर से आपके जो क्वेश्चन बने हुए हैं
वो बने हुए हैं कि इनमें से कलिष्ठ होते हैं क्या, मतलब क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा गया था, इनमें से कलिष्ठ होते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस जो हैं वो क्या थे, चित्तभूमि, चित्तवृत्ति, कलेश और कर्म। अब बताओ कलिष्ठ क्या होते हैं? चित्तवृत्ति। हाँ, चित्तवृत्ति, क्योंकि हम वृत्तियों की बात कर रहे हैं। वृत्तयः पंचत्यः कलिष्ठा अकलिष्ठा, इसी में से क्वेश्चन उठाया हुआ है, इसी 5वें सूत्र में से। कलिष्ठ क्या है, चित्त की वृत्तियां, तो ये आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन्हीं वृत्तियों को फिर आगे बताते हैं कि कौन कौन सी वृत्तियां हैं जी। मैम ये क्वेश्चन भी पलट सकता है ना, अभी आया इनमें से अकलिष्ठ कौन से हो सकते हैं, तभी चित्तवृत्ति ही आएगा ना मैम। नहीं, अकलिष्ठ कैसे बता सकते हो आप, वृत्तियां तो कलिष्ठ और अकलिष्ठ दोनों तरह की होती हैं। तो अभी तो मैम क्लिष्ट ही पूछ रहे हैं ना ये लोग। नहीं नहीं, क्लिष्ट और अकलिष्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, अकलिष्ट भी पूछ लेंगे, सेम चीज है। हाँ सेम बोल रही मैम, तो आंसर चित्तवृत्ति ही रहेगा, ऐसे बोल रही हूँ। आंसर चित्तवृत्ति ही रहेगा। हाँ ठीक है मैम, फाइन। नेक्स्ट जो है चित्तवृत्तियों के नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम है, क्योंकि ये मैं बताना आपको भूल गई कि जो भी कॉलम बने हुए हैं, ये वाले कॉलम, ठीक है, इन सब के कॉलम का एक अपना एक तरीका है। ये सूत्र है, ब्लू में आपके संधि विच्छेद है इनके साथ में। ये वाला सूत्र का एक तरह से सार है कि ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है, और इसमें आपके ये समझिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं, वो हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। और जो ये वाले हैं 4th कॉलम में, ये PYQs हैं। ठीक है, अब हम कर रहे थे वृत्तियों के नाम। वृत्तियों के नाम में इन्होंने छठे सूत्र में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये सिर्फ 5 नाम बताए हैं और कुछ नहीं किया है। इसके अंदर से आपका आता है क्रम, कि निम्न को क्रम से लगाएं, यानी कि जो आपकी वृत्तियां हैं उनको आपको क्रम में लगाना है। तो हमेशा क्रम जो है योग सूत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्रम का, क्रम जरूर याद करना है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये सही क्रम है, इसी को उल्टा पुल्टा करके इन्होंने दिया हुआ है PYQs में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रमाण। जो प्रमाण है ना पहला दिया है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं 7वें सूत्र में। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि, यानी प्रमाण क्या चीज है इसको तो बता ही रहे हैं। 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं योग दर्शन में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्रमाण बताए गए हैं। डिजिट में भी पूछ सकते हैं, 3, 4, 5, 8, या फिर नाम लेकर के पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, और दूसरा कोई और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम जो है वो प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो छठे सूत्र में आप देख रहे हो ना प्रमाण, उसके बाद विपर्य। विपर्य को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। अतद यानी कि जो चीज जो है नहीं, वो चीज अगर हमें कुछ दूसरी वस्तु दिखाई देती है, यानी कि भ्रम हो जाता है, तो जैसे सांप और रस्सी या चांदी या सिप्पी, है ना, चमकती हुई चीज जो है ना, वो हर चमकती चीज सोना नहीं होती या चांदी नहीं होती, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो वाली चीज जो भ्रम हो जाता है उसी को कहते हैं विपर्य ज्ञान, यानी उल्टा ज्ञान, यानी कि जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान नहीं होकर के दूसरा कोई भिन्न ज्ञान होना, उसको विपर्य कहते हैं। तो विपर्य के अंदर आपका क्वेश्चन बना हुआ है, मिलान कीजिए, इसमें बना हुआ था प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, और इसके आगे फिर मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, विचारों का अभाव और काल्पनिक ज्ञान। ये आपका मिलान करने में बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी वृत्तियों को सामने लिख दिया गया और दूसरे आगे उसके ऑपोजिट साइड में लिख दिया उन वृत्तियों के गुण, यानी कि उनकी जो विशेषताएं हैं, फिर उनको मैचिंग करना है आपको। ठीक है, तो पहले अगर आप यही चीज सीख लेते हो कि भी हाँ ये चीज ये है,
नहीं भ्रम होगा आपको तो फिर ठीक कर पाओगे। तो विपर्य हो गया। उसके बाद शब्द विकल्प के बारे में करते हैं। फिर शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। तो विकल्प क्या होता है, विपर्य क्या होता है, इन दोनों में कौन कौन कंफ्यूज होता है भैया आप लोगों में से? बताइए, कोई होता है? रश्मि जी होती हैं और नहीं मैम। अंजलि जी होती हैं। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है। विपर्य और विकल्प। विकल्प होता है कि जो चीज हम देख रहे हैं, विकल्प अगर हम शब्द की दृष्टि से अगर करें तो कल्पना होता है। एक शब्द कल्प से, कल्पना होता है ना, बनता है कल्पना। सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ बस मैं। हाँ? कल्पना करना। तो कल्पना तो हम किसी भी चीज की कर लेते हैं। कल्पना में हमने कर लिया कि बादल के अंदर मैं बैठी हूं बड़ा सिंहासन के साथ में। कर लो कल्पना। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता ना। तो वो सिर्फ आपकी कोरी नहीं मैम। कल्पना है, कोरी कल्पना है, लेकिन इमेजिन कर लिया आपने। इसी तरह से जो भी हम कल्पना करते हैं और वो चीज वास्तव में नहीं होती है, उसी को विकल्प कह दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ना? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द के ज्ञान से तो हम समझते हैं उस चीज को, लेकिन वस्तु शून्य है, वस्तु नहीं है। जैसे स्वर्ग, जैसे अप्सराएं, भाई हमने नहीं देखी हैं, आज तक नहीं देखी हैं, तो हम क्या कहेंगे? नरक। हम कहेंगे कि ये चीजें तो हमने नाम सुना है, लेकिन हमने कभी देखी नहीं है। भूत। तो मतलब तो मैम ये बोलते जो सुनते चले आए हैं बट रियल में उसको हमने नहीं देखा है, हम लोगों ने हाँ, नहीं देखा है। एग्जैक्टली वही। तो इसको कहेंगे विकल्प। ठीक है, आगे अगर आपको मिलान करने के लिए आ जाता है तो आप इन दो शब्दों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और दूसरा विपर्य। विपर्य होता है मिथ्या ज्ञान। जैसे कि जो चीज है ना जैसी, वो चीज ना दिखाई देना। जैसे कि अंधेरा है थोड़ा थोड़ा और रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन आप तुरंत डर के भागे, अरे सांप आ गया, सांप आ गया। क्योंकि वो शेप वही लिए हुए है, साइज भी उसकी, मोटाई भी वही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होने के कारण आपको वो चीज सांप लगी। तो उसको, यानी कि चीज तो ये रस्सी है, लेकिन आपने इसको सांप समझ लिया, यानी कि ज्ञान आपका विपर्य हो गया। एक यथार्थ होता है ना, यथार्थ। यथार्थ मतलब असली ज्ञान जो है। मैम यथार्थ ही होगा। परमा, हाँ, ये तो परमा ज्ञान। अविद्या, नहीं अविद्या नहीं, यथार्थ ज्ञान होगा। गलत ज्ञान जो होता है, एक यथार्थ, एक यथार्थ या अथार्थ। अभी यथार्थ की बात करें, यथार्थ मतलब असली, लेकिन यहाँ पर विपर्य है। मैं तो आपको ये असली ज्ञान बता रही हूँ, जो चीज जैसी है वैसी समझना, मतलब यथार्थ ज्ञान। और जो विपर्य है, यानी कि जो चीज जैसी नहीं है हम उसको वैसा समझ लेते हैं। तो यानी उल्टा समझ लेना किसी भी चीज को, वो चीज ना समझना जो वो वास्तव में है, तो उसको विपर्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को कोई और चीज समझना। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्लियर हो गया आपको, जिनको नहीं था? मैम इसको ये भी बोल सकती हूँ ना, या अथार्थ ज्ञान मतलब गलत ज्ञान। अयथ, लेकिन नहीं, हमें ना अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उनके अपने कुछ शब्द या कुछ ये होते हैं। ओके ओके मैम। जैसे हम साइंस में करते हैं ना भाई, अगर आप इन्हीं पर्टिकुलर शब्द को इस्तेमाल करोगे आंसर्स में तो आपको मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं, है ना? इसी तरह से आपको इन्हीं शब्दों को ही समझना है। आप ये समझ सकते हैं, वो समझने को आप कुछ भी समझ लो, लेकिन एग्जाम में आपको यही चीजें याद करनी है। मैम, जी, ये विपर्य अविद्या है, लेकिन विकल्प क्या अविद्या है या नहीं? देखिए अभी अविद्या की बात नहीं हो रही है अशोक जी, अभी हो रही है वृत्तियों की बात ना। अभी वृत्तियों की बात हो रही है कि हमारी वृत्तियां यानी हमारे विचार कितनी तरह के हो जाते हैं। किसी चीज को हम सही, क्योंकि जो चीज सामने दिखाई दे रही है, जैसे एक हाथी का एग्जांपल दिया था अपनी क्लास के दौरान, तो एक हाथी है और 4 अंधे हैं। अब वो उनको बता दिया, छू के बताओ भाई ये क्या है। अब किसी ने अगर पैर छुआ तो उसने स्तंभ बता दिया उसको,
किसी ने कुछ और छुआ तो कुछ और बता दिया। तो इस तरह से जो चीज जिसको दिखाई देती है ना इस प्रकृति में, वो उसको वैसे ही समझता है, जबकि उससे बहुत बड़ी चीज होती है वो, उसके बारे में बहुत नॉलेज अभी बाकी होती है जो हमें नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को ठीक ठीक जानते हो। तो यहाँ पर विकल्प का मतलब भी वही चीज है कि आप जिस चीज को समझ रहे हो कि ये चीज शब्दों से आपके नॉलेज में आ रही है, लेकिन वो वास्तव में होती ही नहीं है, आपने कभी देखी नहीं है, हम उस चीज को विकल्प कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इस तरह से हो नहीं पाएगा। फिर भी अगर डाउट है, क्योंकि हम समझने के लिए बैठे हैं ऑब्वियसली, फिर भी अगर यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। एक शब्द है मैम अतद्रुप, इस शब्द का हिंदी मीनिंग क्या होगा मैम? अतद, अतद, अतद मतलब कि उस रूप में वो नहीं है। अतद, अ लग गया ना, तद रूप प्रतिष्ठम, यानी कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, या उसकी उस तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी कि उसी रूप में प्रतिष्ठित है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि सेब है, सेब एक फ्रूट है, तो सेब को हम कहेंगे सेब ही है। लेकिन अब कहेंगे कि अतद, यानी कि सेब जो है ना वो टमाटर दिख रहा है, तो वो क्या हो गया? अतद, यानी कि उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं है वो चीज। यानी कि विपर्य जो है, विपर्य का जो ज्ञान होता है, यानी कि उल्टा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान उस रूप में ना होकर के किसी और रूप में अतद हो जाता है, और रूप में स्थित हो जाता है। क्लियर? और एक दूसरा है, हाँ दूसरा एक बी कल्प, बी और कल्प, बी को हम उपसर्ग यहाँ समझ सकते हैं या डायरेक्टली वही समझे कि बहुत सा ऑप्शन वगैरह? हाँ, विकल्प, विकल्प में वही आप उपसर्ग समझ सकते हैं उसका। देखिए मेरे को संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं व्याकरण की दृष्टि से आपको ठीक ठीक नहीं बता पाऊंगी, मैं क्लियर बोल रही हूँ इस चीज में। तो ये नहीं है कि वी कहाँ लग गया, प्र कहाँ लग गया, इस सब के सब प्रत्यय तो होते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्टली इनका कितना गहरा और कहाँ पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो चीज व्याकरण का एक पार्ट है। तो यहाँ पर विकल्प जो मैंने आपको अभी समझाया है, समझाने की कोशिश की है कि विकल्प को आप वहां पर कंफ्यूज ना हो जाएं, तो आप कल्पना से संबंधित मान लीजिए कि सिर्फ आप कोरी कल्पना कर रहे हो, वास्तव में वो चीज नहीं है। ठीक है, अगर ओके मैम। आप 3 ऑप्शंस भी क्लियर हो गए ना 4 में से, तो चौथा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, है ना? मैम सूत्र याद रहता है तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि समझ में आ ही जाते हैं, इतना परेशान होने के बाद। नहीं, जिनको, चलिए आप लोगों ने तो किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किए हुए हैं उनके लिए भी तो ट्रिक्स बतानी पड़ती है ना। तो अब अगर आपके 4 ऑप्शंस अगर आते हैं, टोटल 4 ही ऑप्शन आते हैं मिलान करने में आमतौर पर, उनमें से अगर आपका विकल्प क्लियर है और आपका निद्रा क्लियर है, अब ये कर लेंगे क्लियर, स्मृति क्लियर है, एक मान लीजिए आपका विपर्य क्लियर नहीं है, मान लीजिए एक थोड़ी देर के लिए, तो 3 अगर क्लियर है शब्दों के साथ में, तो चौथा तो अपने आप ऑप्शन कोई चारा ही नहीं है, अपने आप ही मिल गया हो तो। चलिए नेक्स्ट करें, आगे बढ़े, विकल्प तो कर लिया। अब आता है अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। अब निद्रा क्या चीज होती है कि जो हम आलंबन लेते हैं किसी भी प्रत्यय का, उसका अभाव की वृत्ति होना, यानी कि उसका अभाव तो होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन वो चीज का ज्ञान होना, कि अभाव के ज्ञान के आधार पर बनने वाली वृत्ति वो कौन सी है। तो ये आपका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है, ये वाले, ये सब चीजें कि अभाव के ज्ञान पर आधार, अभाव के ज्ञान के आधार पर बनने वाली जो वृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? निद्रा वृत्ति कहलाती है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैम इसको हम बोलिए। ये भी बोल सकते हैं ना कि निद्रा की स्थिति में सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है या सभी चीजों का अभाव हो जाता है। निद्रा की स्थिति में जो भी वृत्ति होती है, हम सभी चीजों की बात क्या कर रहे हैं, हम वृत्तियों की बात कर रहे हैं अभी, मतलब वृत्तियां ही हाँ, उसका अभाव हो जाता है निद्रा हाँ, की स्थिति आप में। वस्तु के बजाय आप वृत्ति बोलिए।
तो वृत्ति जो है हाँ हाँ उनका अभाव हो गया निद्रा की स्थिति में। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि उसका अभाव हो गया? तो वो जो ज्ञान हुआ ना आपको, वो जो ज्ञान हुआ कि मुझे आज बहुत ही गाढ़ निद्रा आई, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ी हूं, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये ज्ञान हुआ आपको। तो जो ज्ञान हुआ और ये ज्ञान का विचार आया, विचार का मतलब वृत्ति, ठीक है? जो सुबह उठ करके आपकी जो वृत्ति बनी, विचार आया कि मुझे आज बहुत गहरी नींद आई, मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी हूं, ठीक है? तो ये जो ज्ञान है, इस वृत्ति को ही हम निद्रा वृत्ति कहते हैं, जिसमें किसी आलंबन का अभाव होता है। क्लियर है? क्लियर? कि और कुछ समझना जी है? मैम। ठीक है। अब ये निद्रा क्लियर हो गई। अब आता है स्मृति। स्मृति क्या होती है? हमारा 5वीं वृत्ति है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है किसी चीज को याद करना, कोई चीज याद आना। तो अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, यानी कि अनुभव जो भी चीज हमने की होती है जिंदगी में, हमारे पिछली जिंदगी में जितनी चीजें हमने अनुभव की हैं, अनुभव तो जाहिर सी बात है हर क्षण जो है ना, वो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, चाहे सो रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, सभी चीजें अनुभव तो होती हैं। लेकिन उसके आगे क्या चीज है? उसका प्रकट हो जाना, यानी कि जो भी उसके सिमिलर चीज हमें दिखाई देती है तो हमें अपनी स्मृति जो है ना वो याद आ जाती है, ठीक है? तो अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना कौन सी वृत्ति के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे स्मृति के अंतर्गत आता है, स्मृति वृत्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? ठीक है ना? यस मैम। तो वृत्तियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इन वृत्तियों को क्या बोला है, किस तरह से निरोध करें? क्योंकि हमें क्या करना था? चित्त वृत्ति, आगे क्या था? तीसरा शब्द निरोधा। निरोधा। निरोधः। अब हमें निरोध करना है इनका। निरोध कैसे करेंगे? 12वें सूत्र में बताया है कि एक अभ्यास तत्व वैराग्याभ्याम तो निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध कीजिए। अब देखिए महर्षि पतंजलि ने कितने सीक्वेंस यानी कितने क्रम से, बहुत ही बढ़िया क्रम से ये सूत्र लिखे हैं। आज कोई लिख सकता है क्या? लिख सकते होंगे, लेकिन हमारे सामने तो यही एग्जाम्पल है। तो उन सब चित्त वृत्तियों का निरोध हमें अभ्यास और वैराग्य से ही करना है। ये आपका 12वां सूत्र है। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसमें क्या बनता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध के लिए कौन सा अभ्यास बताया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका। चित्त वृत्तियों के, अभी तक शायद बना नहीं है, चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास बताइए। कौन सा अभ्यास? नीचे आपके ऑप्शंस दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 भी दे सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करना। बने हुए हो? भाग तो नहीं गए? चलिए, हेलो। जी मैम। तो हम क्या कर रहे थे? चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास कौन कौन से हैं? इसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य, ठीक है, ऑप्शन में अगर हम कहें। दूसरा अष्टांग योग, तीसरा आपका क्रिया योग आ सकता है, और चौथा भी कुछ और भी दे देंगे। तो इसके अंदर चित्त वृत्तियों का निरोध के लिए अगर कोई अभ्यास पूछा जाए तो क्या कहेंगे? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य कहेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका अभ्यास और वैराग्य। अब नेक्स्ट, अभ्यास वैराग्य के बाद इन्होंने कहा कि ये जो अभ्यास है इसको हम क्या कहेंगे? एक एक शब्द को किया था ना एक्सप्लेन। अभ्यास, अभ्यास के लिए इन्होंने अगले 2 सूत्र लिखे हैं। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, यानी कि अभ्यास किसको कहा गया है? कि जो यत्न करते हैं ना, बार बार प्रयास करते हैं, उस प्रयास को इन्होंने अभ्यास का नाम दिया है कि तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, कि
किसी भी चीज में स्थित होने के लिए हमें बार बार जो यत्न करते हैं उसको अभ्यास कहा है। अब इस अभ्यास की संपूर्ण परिभाषा देते हैं 14वें सूत्र में कि सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि वो अभ्यास जो कि दीर्घ काल तक किया जाए, निरंतरता के साथ किया जाए और सत्कार भावना के साथ में उसको किया जाए। आसेवितो मतलब उसका करना, जैसे वो दृढ़ भूमि बनाता है। इसका अर्थ समझ गए हैं आप सब कि दीर्घ काल का मतलब आपको जैसे मान लीजिए 6 लंबे साल, समय। हाँ 6 साल तक करना है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, 6 साल मतलब दीर्घ काल आपने कर लिया। अब निरंतरता यानी कि दूसरा जो इसकी कंडीशन है निरंतरता। अब आप कहेंगे कि 6 साल से मैं नेट के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कभी तो हम स्किप कर देते हैं, कभी हम पढ़ते नहीं है, कभी कुछ हो गया, कभी खुद की शादी हो गई, कभी भाई बहनों की हो गई, तो उसमें हम सीरियस नहीं है, लेकिन हमने अपने ऊपर ठप्पा लगा लिया कि 6 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक तो होती है वो निरंतरता, लेकिन ये निरंतरता में ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस, आपको गैप नहीं करना है, पूरा उसी तरह से प्रयास करते जाना है। तो वो निरंतरता के साथ भी होना चाहिए, दीर्घ काल तक होना चाहिए और सत्कार भावना यानी कि उसके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव। हाँ जी, निराशा नहीं होना चाहिए मैम ये। हाँ निराशा नहीं होनी चाहिए उसमें, तो वो मतलब सत्कार भावना, निराशा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन होता है ना कि किसी में श्रद्धा तो है, लेकिन ठीक है ना, कर रहे हैं मतलब उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखता है, अपना प्रमाद उसके अंदर आ जाता है कि मैं नहीं कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, वो वाला। लेकिन ये है कि दीर्घकाल, निरंतरता और सत्कार भावना के साथ में 3 कंडीशन उन्होंने दी हैं, जो तीनों कंडीशन फॉलो करनी होती है, तब वो अभ्यास कहलाता है। वो चीज जो दृढ़ भूमि बनती है, यानी कि उसके अंदर आपकी कुशलता आ जाती है, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट आप कहलाते हैं इन 3 कंडीशंस के साथ में। तो इसके अंदर से आपका प्रश्न क्या बना हुआ है कि अभ्यास की निपुणता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ये आपका प्रश्न PYQ बना हुआ है। इसके अंदर आपके जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो हैं भक्ति नंबर 1, नंबर 2 आपका दीर्घकाल, नंबर 3 आपका निरंतरता और नंबर 4 आपका दिया हुआ था स्वाध्याय। तो इसमें से A, B, B, C, C, D इस तरह के ऑप्शंस थे, तो आप बता सकते हैं कूट के हिसाब से दीर्घकालीन निरंतरता दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया, आ गए दृढ़ भूमि पे यहां तक, हाँ सूत्र नंबर 14 तक आपकी भूमि दृढ़ हुई या नहीं हुई? हुई मैम। हुई मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास कर लिया तो फिर आगे क्या आना चाहिए? अभ्यास के बाद क्या आना चाहिए बताइए जल्दी। वैराग्य। यस, वैराग्य आना चाहिए। अब भाई एग्जाम से वैराग्य नहीं लेना आपको, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अब वैराग्य के अंदर क्या कहते हैं ये कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि दृष्ट और अनुश्रविक यानी कि देखे और सुने गए विषय हो गया ना, देखे और सुने गए विषयों से वितृष्णा, तृष्णा क्या होती है? तृष्णा मतलब प्यास, हाँ प्यास, किसी चीज के पाने की प्यास, चाहत। तो जो इच्छा होती है, जो चाहत होती है आपकी, वो देखे और सुने गए विषयों से। देखते कौन सी चीजें हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं, सब चीजें आंखों के सामने ही तो है ना। और अनुश्रविक, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको भी पाने की हम इच्छा करते हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम दृष्ट और अनुश्रविक विषय, ठीक है, इन तीनों शब्दों का। वितृष्णस्य, अब हमने सिर्फ यहाँ पे तृष्णा लिया है, यानी कि देखे और सुने गए विषयों में हम उसको भोग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वी लिखा है, वी का मतलब है उनसे हम हट जाते हैं,
जो हमारे पास हैं उनसे भी हमें कोई मोह ममता नहीं है, और जो हमने सुनी हुई चीजें हैं उनसे भी हमें कोई लगाव नहीं है। तो उसको वितृष्णा बोल दिया गया है कि देखे और सुने गए विषयों से वितृष्णा कर लेना ही वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाता है। यानी कि हमने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और वो वैराग्य कहलाता है। ठीक है, मोटे तौर पर इसकी आपकी ये परिभाषा हो गई। अब ये परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में या थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम देखें तो इसको हम अपर वैराग्य भी बोलते हैं। अपर वैराग्य, क्योंकि हम वैराग्य पढ़ रहे हैं ना, तो वैराग्य में एक तो हो गया वशीकार वैराग्य, वशीकार संज्ञा वैराग्य, और दूसरा हम अपर वैराग्य बोलते हैं। तो अपर वैराग्य भी देखे और सुने गए विषयों में ही वैराग्य होता है, क्योंकि ये पूर्ण वैराग्य नहीं होता है। पूर्ण वैराग्य क्या आएगा, नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ देखे और सुने गए विषय, देखे और सुने गए विषय होते हैं, उनसे हमने वैराग्य किया। लेकिन बच क्या गया, क्या बच गया? तीनों गुण अभी बचे हुए हैं, गुण अभी से बचे हुए हैं। हाँ, गुण हमारा सत्व गुण अभी बचा हुआ है। देखिए, देखे और सुने गए विषयों से वैराग्य कर लिया तो आपका रजोगुण भी दब गया, तमोगुण भी दब गया। रजोगुण क्या होता है, चंचलता का प्रतीक होता है, तो दिल तो आपका या मन चंचल नहीं हुआ। और तमोगुण, तमोगुण भी आपका, भाई कोई बुराई तो है नहीं आपके अंदर, आप तो वैराग्य हो गए हो, वैराग्यवान हो गए हो। तो फिर आपकी कोई संग्रह करने की है, कोई और किसी को हानि पहुंचाने की, इस तरह के गुण आपके अंदर नहीं है। तो सत्व गुण आपके अंदर बचा हुआ है। आपकी आत्मा, पुरुष का ज्ञान, वो आपका अभी बचा हुआ है। अहम, अहंकार यानी सूक्ष्म अहंकार अभी आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपर वैराग्य बोला है। पर वैराग्य होगा वो वाला जो हम अभी करेंगे इसके बाद, क्योंकि पहले हम सीढ़ियां नीचे से चढ़ते हैं ना, तो अभी आया है अपर वैराग्य। नेक्स्ट आता है तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, पर वैराग्य अब आएगा कि तत् परम पुरुष ख्याते, जब हमें उस परम पुरुष की ख्याति हो जाती है, यानी कि अपना आत्मबोध हो जाता है, और उसके बाद गुणों से भी जब वितृष्णा हो जाती है, फिर ये सत्व गुण भी जो है ना वो हमें छोड़ना पड़ता है, छोड़ देते हैं जब उसको, तो उसको कहते हैं पर वैराग्य। यानी कि पुरुष का ज्ञान होने पर गुणों के प्रति तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना कौन सा वैराग्य है, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है। तो कौन सा वैराग्य कहलाएगा, ये पर और अपर में से पर वैराग्य कहलाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर ये जो वैराग्य है, वैराग्य के अंदर आपकी एक चीज आई थी, वैराग्य के निम्न चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, यतमान, व्यतिरेक, वशीकार और एकेंद्रिय, ये चीजें थी आपकी। तो इसमें आपको यतमान, व्यतिरेक, वशीकार और एकेंद्रिय वैराग्य के चरण है। यतमान में अब कौन बताएगा इनका मुझे? हाँ, यतमान वैराग्य वो होता है जिसमें वो छोड़ना तो चाहता है किसी विषय को, पर वो छोड़ नहीं पाता है, वह यतमान वैराग होता है। देखिए यतमान में क्या होता है कि यतमान में जो भी योग मार्ग में डिसाइड कर लेता है कि मुझे अब इस मार्ग पे चलना है, ठीक है, डिसीजन हो गया एक तरह से यतमान। तो डिसीजन करने के बाद वो चीजों को सोचना एक तरह से हो गया, बहुत ही आरंभिक स्टेज होती है। नेक्स्ट जो होती है व्यतिरेक, फिर वो अपनी चीजों को धीरे धीरे करके फाइंड आउट कर लेता है कि मेरे को ये चीजें, अपनी बुराइयां छोड़नी है और मुझे अच्छाइयां इसमें भरनी है। यानी कि धीरे धीरे रोज ऑब्जर्व करके वो चीजों को, बुरी चीजों को छोड़ता जाता है, अच्छी चीजों को ग्रहण करता जाता है। व्यतिरेक यानी कि छांट लेता है चीजों को कि मेरे को क्या करना है आगे, और करना शुरू करता है। फिर वशीकार, फिर एक समय आता है कि वो उसका सब कुछ वश में हो जाता है, वो जो चाहता है वही चीज करता है, यानी कि योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और एकेंद्रिय, फिर वो लास्ट स्टेज है ही कि फिर उसकी और कोई भी इंद्री जो है ना काम नहीं करे, सिर्फ एकाग्र हो जाता है वो किसी भी उसके लिए। तो ये इसकी स्टेजेस हैं वैराग्य की। ठीक है, अब हाँ मैम, जी मैम यतमान यानी दृढ़ दृढ़ हो जाना। यतमान मीन्स नहीं, यतमान स्टार्टिंग की स्टेज है, स्टार्टिंग तो उसमें उसके सारे वो रहेंगे।
तो क्या आपका मैम? आपका अभ्यास वैराग्य हरे तक हो गया है आज। मैम इसके सीक्वेंस में वशीकार थर्ड पे है और एकेंद्रिय लास्ट में है। जी वसीकार लास्ट में आई थिंक है मैम। फिर भी मुझे आप कंफर्म कर देना एक बार, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है और मैं खुद ही बहुत मैम दिन के इसका बाद देख रही हूँ। वशीकार लास्ट में आता है मैडम, वशीकार लास्ट में है। 4 नंबर पे वशीकार आता है। यस हाँ वशीकार 4 यस नंबर मैम, पे। वशीकार लास्ट में है। ओके ओके ठीक है, तो ये यतमान मैम इसका व्यतिरेक सीक्वेंस है या केंद्रीय एकेंद्रीय और वसीकार। हाँ हाँ बिल्कुल आप Yes, सही ma'am. कह रहे हो। अब आपने याद दिलाया है तो मुझे भी याद आया है। ठीक है, ऐसे ही होगा 1 2 और 3 और 4 ऐसे ही होगा। ठीक है ना, सब कुछ वश में कर लेना, एकेंद्रीय के बाद सब कुछ वश में कर लेना, ये होगा इसका। ठीक है।